हेलो एवरीवन, आई एम तन्मय त्रिपाठी। फ्रेंड्स, आज मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक चूज़ किया है आप लोगों के लिए, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम आएगा और हमें नहीं पता होगा कि हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को इक्विप्ड करिए उन सारे टॉपिक से, उन सारी एसेट से, उन सारे गैजेट से जिनसे कि आप एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म करें। और जस्ट बी रेडी फॉर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स जब भी आएंगे, हो सकता है 6 महीने बाद आएँ, लेकिन अभी रेडी होने का समय है आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। क्योंकि वेटरन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेटरन्स आर वेल रेड, दे नो, दे कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज, बट फ्रेशर्स आर समवेयर इन अ वेरी डूबियस सिचुएशन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और मैं आपको एक सिलेबस के लिए, एक सिलेबस पे एक वीडियो बनाने की सोच भी रहा हूँ। तो अगर मुझे कोई कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करता है कि हाँ हमें बनानी चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और किसी भी तरीके की आप लोगों को टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लॉ से रिलेटेड या थोड़ा बहुत जीएस से रिलेटेड, जो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आई नीड सम मोटिवेशन टू मूव ऑन। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ अ कंप्लीट लॉ ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 56 कंप्लीट लॉ है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है क्या, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इंग्लैंड में पहले क्या होता था, इंग्लिश लॉ क्या था, और इंग्लैंड में क्या होता था, वहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या होता था कि वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आज मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वॉइड कर सकूँ मैं। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो मुझे परफॉर्म करना ही करना था। बट लेटर ऑन कुछ ऐसे सिचुएशंस आई, कुछ ऐसी केसेस आए कि उसमें कोर्ट ने ये फील किया कि देयर शुड बी अ ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो एक लैंडमार्क केस है, दैट इज़ टेलर वर्सेस कैडवल। तो इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये देखा कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया था इसमें। अब सब्जेक्ट मैटर कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। इस केस में क्या होता है, एक थिएटर ओनर था, तो उसने कमिट कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था बाकायदा कि मैं अपना थिएटर रेंट पे दे दूंगा XYZ को। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का टाइम आया तो उस समय तक थिएटर में आग लग गई, एंड द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस जो था थिएटर का, वो था ही नहीं, रह ही नहीं गया। तो इस ग्राउंड में कोर्ट ने हेल्ड किया कि वन कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, सो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट करने का एक ग्राउंड मिल गया। तो ये चीज़ थी टेलर वर्सेस कैडवल से, ये आया कि वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कंसेप्ट आया। तो ये जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी ये डिस्कार्ड हो गई इंग्लिश लॉ की, ठीक है। और ये जितने भी लॉज हैं आपके इम्पॉसिबिलिटी पे, जितनी भी टाइप की इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी एंड प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, उस पर अपना सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंप्लीट। पहली चीज़, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की थी सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम वाले केस में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके या जैसे भी इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इस सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि सेक्शन 56 इज अ कंप्लीट लॉ ऑन इम्पॉसिबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये 3 तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली होती फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। तो टेलर वर्सेस कैडवल वाज द बेस्ट एग्जांपल कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, SM मैंने लिखा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इस ग्राउंड पे कोर्ट ने बोला कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन आ गई। बिफोर कमिंग टू दिस एंड दिस एंड दिस, एक चीज़ और छोटी सी बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप सेक्शन 56 पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो पैरा 1 है वो कहता है वॉइड एग्रीमेंट, और जो पैरा 2 है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड की सिचुएशन। तो हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, और हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, एग्रीमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जब वो लॉ से बैक की जाती है। व्हेन एग्रीमेंट बैक्ड बाय लॉ, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज़ एनफोर्सिएबल, एंड वॉइड अगर वर्ड हम यूज़ करते हैं कहीं भी तो इसका मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल, विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट,
या तो वॉइड होगी कोई चीज़ या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन हमारी सेकंड पैरा में आती है। उसमें क्या होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सेक्शन जो है हमारे 10 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई और एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेटर ऑन सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया या लॉ चेंज हो गया जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वी आर नॉट सेइंग void contract, it is the right sequence is contract becomes void। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हम void agreement यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि agreement void हो सकता है अगर certain conditions नहीं फुलफिल होती हैं, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि इम्पॉसिबल है और हमको पता है कि शुरुआत से ही वो इम्पॉसिबल है, तो हम void agreement वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सच एज कि समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, लाइक प्लकिंग द स्टार्स फ्रॉम द स्काई और डूइंग समथिंग, उसमें एग्जाम्पल है सेक्शन 56 में। तो वो सिचुएशन हमारी वॉइड एग्रीमेंट वाली होती हैं, समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल विच कैन नॉट बी परफॉर्म, या वॉइड एब इनिशियो वाली सिचुएशंस हैं, ठीक है। एक चीज़, हाँ, इसमें एग्जाम्पल ये भी था कि टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। तो ये सिचुएशन क्या थी, डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, दिस इज वॉइड एब इनिशियो वाली सिचुएशन है, तो हम वहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, दो चीज़ें हैं। पैरा 1 में वॉइड एग्रीमेंट है, पैरा 2 में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाले पे अब हम पढ़ रहे हैं, जो मेन फोकस है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का, दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो इम्पॉसिबिलिटी 3 तरीके की होती है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी एंड प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। हमेशा याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दैट इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी इज चेंज इन लॉ, सच एज इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं एंड नाउ सडनली इंडियन गवर्नमेंट ने बोला वन कैन नॉट एक्सपोर्ट पर्टिकुलर गुड टू चाइना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन लॉ हो गया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, सेक्शन 10 के सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे, बट द मोमेंट वी आर गोइंग टू मेक द डिलीवरी, हमें क्या पता चला कि देयर इज अ चेंज इन लॉ, सो नाउ आई कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट गोइंग अगेंस्ट द पर्टिकुलर, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ माई कंट्री। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से हम अब सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन हो गई। तो लीगल इम्पॉसिबिलिटी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी के लिए एक लैंडमार्क केस है, वो है क्रेल वर्सेस हेनरी, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्रेल वर्सेस हेनरी और टेलर वर्सेस कैडवल, ये दोनों केसेस प्लस सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनीराम, ये 3 केसेस पे आप एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सकते हैं ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी मतलब ये 2 इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया इंग्लैंड ने, ठीक है। और हमारे इंडिया में सेक्शन 56 में ये थी। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी कब आई और क्या हुआ इसके साथ, तो हमेशा याद रखिएगा, क्रेल वर्सेस हेनरी केस था, इंग्लिश केस है। इस केस के बाद प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट आया, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर नहीं है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लॉ चेंज हो गया, लीगल इम्पॉसिबिलिटी है, वन कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी में क्या हुआ, तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी में क्या हुआ, इस केस के फैक्ट्स ये थे कि अ पर्सन, एक बंदा था, उसने एक पर्टिकुलर फ्लोर रेंट पे लिया था फॉर द पर्पज ऑफ सीइंग द प्रोसेशन ऑफ द पर्टिकुलर किंग, और किंग जो है वो इल हो गया, तो ही गॉट इल। तो अब यहाँ पे पर्पस जो था, जो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, वो क्या थी कि इस पर्टिकुलर फ्लोर से प्रोसेशन बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये हुई कि उसका कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा था क्योंकि किंग आ नहीं रहा है प्रोसेशन में, ठीक है, किंग गॉट इल। तो उस ग्राउंड पे मांगा गया एग्जेम्पशन फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन आ गई। तो कोर्ट ने बोला हाँ, जब एसेंस है, कोई पर्टिकुलर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस है और वो नहीं परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन है। ये क्रेल वर्सेस हेनरी में आया था, और ये चीज़ सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनीराम जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये बताया गया है कि प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी हो या लीगल हो या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो, तीनों के लिए हमारे पास सेक्शन 56 इज़ अ कंप्लीट लॉ। तो दोस्तों, ये जितना भी मैंने अभी बताया है आपको, दिस इज़ अ कंप्लीट एंड कंपोजिट आंसर ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इसको याद रखिएगा। प्लस वॉइड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वाली सिचुएशन याद रखिएगा। इंग्लैंड में क्या था, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, लेकिन वो चेंज हो गई, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट में रिप्लेस हो गई। प्लस 3 लैंडमार्क केसेस हैं। तो दिस इज अ कंपोज्ड आंसर ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, बट उसके लिए आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ, किन टॉपिक्स पे बना सकता हूँ,
ठीक है, थैंक्स अ लॉट।